हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट पेडागोजिकल इश्यूज का इवैल्यूएशन का टॉपिक देखने वाले हैं, जो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में दिया गया है। बस डिफरेंस इतना है कि पेपर 1 में ये स्पेसिफिकली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स के लिए लिया गया है और इवैल्यूएशन में ये कंप्लीट टॉपिक के फॉर्म में लिया गया है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स यूज की जाती है बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं ये सारे कवर कर लिए गए हैं। इनको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहां आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, हम मेन कंसेप्ट पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने जाना था कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें टेस्टिंग यानी बच्चों का टेस्ट करना, इनको प्रैक्टिकल टेस्ट करवाना या फिर पेपर पेन टेस्ट लेना, सारे टेस्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उनका टेस्ट लेकर उनको मेजर करना यानी कि मार्क्स देना, फिर इसमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देना यानी कि जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं, जो बच्चों ने टेस्ट किया है, जैसा परफॉर्म किया है, उसके रिगार्डिंग उन्हें फीडबैक देना, क्वालिटेटिव फीडबैक देना यानी कि एक ऐसा फीडबैक जिसके बाद वो इम्प्रूवमेंट कर सके। फिर उसके बाद उनको जजमेंट देना, वैल्यू जजमेंट करना। वैल्यू जजमेंट मतलब कि एक फाइनल डिसीजन देना, फाइनल फीडबैक, फाइनल जजमेंट बनाना जिसके बाद इम्प्रूवमेंट का स्कोप ना रहे, वो होता है इवैल्यूएशन। हमने फिर देखा था कि कौन सा इवैल्यूएशन स्कूल में यूज किया जाता है। स्कूल में जो इवैल्यूएशन यूज किया जाता है वो है CCE यानी कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और इन दोनों टर्म्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था। फिर हमने जाना था कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन का क्या रिलेशन है और किस तरीके से असेसमेंट का यूज किया जाता है बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी। उसमें आपको इवैल्यूएशन इन मैथ का टॉपिक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स हैं जिनको यूज करके बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है, उन्हें इनफॉर्मली और फॉर्मली किस तरीके से यूज किया जाता है, और उनको फॉर्मली और इनफॉर्मली किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम टेक्निक्स देखते हैं कि टेक्निक क्या होती है। टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके टीचर डाटा कलेक्ट करती है बच्चों की लर्निंग के रिगार्डिंग, कि बच्चों ने कैसी लर्निंग करी, कितना उन्होंने लर्न किया, कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। इन सब के लिए जो टीचर मेथड यूज करती है, इन सब का डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो टेक्निक होती है। फिर टूल्स, ये जो डाटा कलेक्ट होता है इसको एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है वो होता है टूल। टूल इज अ थिंग विच इज यूज्ड बाय टीचर टू असेस एंड एनालाइज द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चों का जो डाटा कलेक्ट होता है उसे असेस और एनालाइज करने के लिए जिस चीज का यूज टीचर करती है उसे टूल कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ये सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके टीचर बच्चों को इवेल्युएट करती है, जैसे ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो ऑब्जर्वेशन होता है, पोर्टफोलियो होता है, एनेक्डोटल होता है, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स और मार्कशीट्स। ये सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके टीचर एक फाइनल आउटकम बच्चों को देती है। मतलब जो डाटा कलेक्ट होता है इन सब चीजों के थ्रू वो उसको एनालाइज कर सकती है। और डाटा किस चीज से कलेक्ट होता है? टेक्निक्स से। टेक्निक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि क्लास वर्क और टेस्ट। जो टेस्ट टीचर क्लासरूम में कंडक्ट करती है वो नॉर्मल टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सारे टेस्ट इसमें आते हैं। फिर क्विज, गेम्स, पजल्स, इनसे भी डाटा कलेक्ट होता है। डाटा कलेक्शन मतलब बच्चों ने कितनी लर्निंग करी ये जानना। अब इसके लिए होमवर्क भी, वर्कशीट, असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बच्चों की लर्निंग कितनी हुई ये जानने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इन सभी चीजों का यूज टीचर बच्चों की लर्निंग जानने के लिए करती है, डाटा कलेक्ट करने के लिए करती है। और जब डाटा कलेक्ट हो जाता है उसको एनालाइज करने के इन सभी टूल्स का यूज किया जाता है। और इन दोनों को ही हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ये जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट या इवैल्यूएशन किया जा सकता है। बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल का मीनिंग जानेंगे कि किस तरीके से फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, और उनमें जो टूल्स यूज होते हैं वो किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल बेस पर डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मल असेसमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर ग्रेडिंग क्राइटेरिया के बेसिस पर बच्चों को इवेल्युएट करती है। मतलब जब टीचर बच्चों को एक फॉर्मल फॉर्म में बच्चों को ग्रेड देते हुए इवेल्युएट करे, वो फॉर्मल असेसमेंट में आता है।
इसी तरीके से जिन टूल्स का या जिन टेक्निक्स का, जिन मेथड्स का यूज करके टीचर बच्चों को ग्रेड करे, एक फॉर्मल रिपोर्ट प्रेजेंट करे, वो फॉर्मल असेसमेंट में आते हैं। और इनफॉर्मल में क्या होगा? फॉर्मल में हो गया जब ग्रेडिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट किया जाए। लेकिन जब ग्रेडिंग क्राइटेरिया ना एग्जिस्ट करे, ना यूज किया जाए, बच्चों को सिर्फ ये जानने के लिए यूज किया जाए कि बच्चे ने क्या सीखा, वो होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट किया जाता है बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस जानने के लिए, कि बच्चों को हमने इतना पढ़ा दिया है, यहाँ पे बच्चों की कितनी परफॉर्मेंस रही, कितना बच्चों ने सीख लिया है, ये चीज जानने के लिए टीचर एक फॉर्मल असेसमेंट यूज करती है, उन टूल्स को यूज करती है। लेकिन जब उन्हीं टूल्स को टीचर बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस जानने के लिए यूज करने लगे, उनके डाउट्स और डिफिकल्टीज को जानने के लिए यूज करने लगे, इनफॉर्मल असेसमेंट है। यहाँ पर टीचर उन टूल्स के जरिए बच्चों को मार्क्स नहीं देती, उनका फाइनल परफॉर्मेंस नहीं जानती, वो सिर्फ इतना जानने की कोशिश करती है कि बच्चों की कितनी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, उनको कितना समझ आ गया है। वो होता है इनफॉर्मल असेसमेंट, जहाँ टूल्स और टेक्निक्स को इनफॉर्मली यूज किया जाता है। अब है फॉर्मल असेसमेंट में जो इवेल्युएशन का तरीका है, जो टूल्स टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर्मल वे में, वो लास्ट में बच्चों को ग्रेड या स्कोर असाइन करने के लिए होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल असेसमेंट में जो बच्चों का परफॉर्मेंस रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन लाने के लिए, टीचिंग मेथड में मॉडिफिकेशन लाने के लिए जिन टूल्स टेक्निक्स को यूज करती है वो इनफॉर्मल होते हैं। इसी तरीके से इन सभी टूल्स और टेक्निक्स को टीचर किस पर्सपेक्टिव से यूज करती है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो फॉर्मल टूल या टेक्निक है या इनफॉर्मल टूल टेक्निक या मेथड है। हम इन्हें मेथड्स भी कह सकते हैं कि किस मेथड से डाटा कलेक्ट हुआ या किस मेथड से उस कलेक्ट हुए डाटा को टीचर ने एनालाइज किया। जिस पर्पज से टीचर उसे यूज करेगी, उसके बेसिस पे उसे फॉर्मल और इनफॉर्मल के बेस पे हम डिवाइड करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इन सभी टेक्निक्स में से जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है टेस्ट, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सबसे ज्यादा टीचर टेस्ट के बेसिस पे बच्चों को असेस करती है, इवेल्युएट करती है। और टेस्ट एक ऐसी चीज है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से ली जा सकती है। फॉर्मल में किस तरीके से ली जा सकती है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल में किस तरीके से ली जा सकती है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इनफॉर्मल में टीचर इस तरीके से यूज कर सकती है कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया या जो बच्चों ने पढ़ा या बच्चों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सीखी है, वो उन्होंने कितनी सीखी, कैसी सीखी, उनको समझ आई नहीं आई, इस चीज को इंश्योर करने के लिए टीचर टेस्ट ले सकती है। लेकिन सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए वो टेस्ट लेती है, उस टेस्ट के बेसिस पे टीचर स्कोर या मार्क्स नहीं देती। इस तरीके से टेस्ट का यूज किया जा सकता है और बाकी सारे टेक्निक्स भी इसी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से टेस्ट को फॉर्मली यूज किया जाता है। चाहे कोई और टेक्निक यूज हो ना हो, लेकिन टेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा स्कूल में यूज होती है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए, स्पेशली मैथ्स की क्लास में। तो जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या इवेल्युएट कर सकते हैं हम? बच्चों की बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज, जैसे प्लस माइनस के क्वेश्चंस उन्हें समझ आए नहीं आए, ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड भी वेरी करते हैं। इसके बाद है प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में किस तरीके से जो रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होते हैं उसको जानने के लिए, जैसे अलजेब्रा में अरिथमेटिक भी यूज होते हैं, इस तरीके से जो रिलेशन बनता है मैथ्स का उसको जानने के लिए मैथ्स की जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना, कि बच्चा कितने अच्छे से उसको अप्लाई कर पा रहा है, उसके बेसिस पे बच्चों को टेस्ट लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को देखने के लिए, चेक करने के लिए टेस्ट लेना। फिगर्स ड्रॉ कर पा रहा है बच्चा, यानी इस चीज को जानने के लिए टेस्ट लेना। ग्राफ्स बना पा रहा है यानी, या फिर एनालिटिकल थिंकिंग वो बच्चा मैथ्स में यूज कर पा रहा है, यानी इस चीज को जानने के लिए भी टेस्ट का यूज होता है। मतलब जब बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, वो सिर्फ टेस्ट इस बेसिस पे नहीं लिया जाता कि बच्चे की कितनी लर्निंग बनी, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, चेक की जाती है, और किस पर्पज से टीचर इसे यूज कर रही है वो डिफाइन करता है कि टेस्ट फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल। अभी हमने बात करी सिंपल टेस्ट की, टेस्ट क्या होता है, लेकिन टेस्ट में क्या क्या कंटेन होता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम देखते हैं। टेस्ट में दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव टाइप। ओपन एंडेड, सब्जेक्टिव टाइप एक ही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। क्लोज एंडेड और ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी सेम चीज है बिल्कुल। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिसमें हम लॉन्ग या शॉर्ट आंसर तरह के क्वेश्चंस देते हैं, मतलब जहां बच्चा अपने आइडियाज को, व्यूज को उसमें प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड क्या होते हैं? जहां आंसर फिक्स होते हैं, जहां हम आंसर में वेरिएशन नहीं ला सकते, जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड, क्योंकि यहाँ पे आंसर देने की कैपेसिटी क्लोज होती है, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड ही आंसर बच्चा दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है कि बच्चे को बताना है कि 50 के बाद 3 प्राइम नंबर्स बच्चों को बताने हैं।
अब 50 के बाद कितने सारे प्राइम नंबर्स आते हैं जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, उनमें से कोई भी 3 बच्चे बता सकता है। अगर वो प्राइम नंबर है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ क्लोज एंडेड में क्या होता है, आंसर फिक्स होता है। जैसे यहाँ बच्चे को बताना है कि प्राइम नंबर कौन सा है, 7, 77, 27, 57, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है ये बच्चे को बताना है। यहाँ पे आंसर फिक्स है, इन 4 में से कोई एक ही होगा या 2 ही होगा, या हो सकता है ये चारों ही प्राइम नंबर हो, लेकिन आंसर फिक्स है। लेकिन ओपन एंडेड में ऐसा नहीं होता, ओपन एंडेड में आंसर्स फिक्स नहीं होते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने आंसर्स बताना चाहे वो सारे उसके आंसर्स एक्सेप्टेबल होंगे। ये होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में डिफरेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हर पेपर में क्वेश्चन आता है। या तो आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन देके पूछ लिया जाएगा ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अगर ये मैथ्स में भी नहीं आया ना तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज की पेडागोजी में या ईवीएस की पेडागोजी में या सीडीपी में भी देखने को ये क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए। अभी हमने इन सभी टेक्निक्स में से टेस्ट की बात करी है, क्योंकि टेस्ट बहुत कॉमन टेक्निक है जो सबसे ज्यादा यूज होती है और टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर टेस्ट बहुत ज्यादा यूज होती है तो हम बाकी को इग्नोर करें। बाकी भी ऐसी टेक्निक्स है जिनका यूज हम क्लास में कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनको एनालाइज भी कर सकते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में बच्चा प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व होता है। अगर बच्चे का जो प्रोसेस चेक करते हैं वो टीचर उस टूल्स यूज करते हैं, इवेलुएट कर रही है, एसेस कर रही है, तो वो इनफॉर्मल होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का उसको अल्टीमेटली एंड में मार्क्स दिया जाएगा, उसका जो प्रोसेस होगा उसमें इन्वॉल्व होते हुए मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट में टूल्स जो है दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। जब प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, टीचर कोई टूल यूज कर रही है, वो इनफॉर्मल हो गया। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जब मतलब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जब वो टूल यूज कर रही है बच्चों को स्कोर करने के लिए, वो फॉर्मल हो गया। इस तरीके से हम एक टेक्निक में टूल्स को दोनों तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। अगर असाइनमेंट टीचर बच्चों की लर्निंग एनहेंस करने के लिए दे रही है तो वो इनफॉर्मल में हुआ। लेकिन जब असाइनमेंट का यूज टीचर बच्चों को मार्क्स देने के लिए करती है, वो फॉर्मल में आएगा। इसी तरीके से एग्जीबिशन है, ओलंपियाड है, ग्रुप एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे इसी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। इनको टीचर कब यूज करिए और किस पर्पज से करिए, इस पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्मल यूज है या इनफॉर्मल यूज है। तो अब हम बात करेंगे कि टूल्स की, कि इन टूल्स को किस तरीके से टीचर यूज करती है। इस वीडियो में हम ये 3 टूल्स देखने वाले हैं कि इनका कैसे यूज किया जाता है बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए। बाकी बचे हुए 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है और कैसे यूज होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता क्या है। किसी भी पर्सन को या किसी चीज को एक फिक्स टाइम के लिए, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए केयरफुली वॉच करना, देखना, वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्लासरूम में कैसे यूज होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, मैथ्स की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। टीचर वहां बच्चे ऑब्जर्व करेगी कि किस तरीके से बच्चा उसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके से वो इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको कहाँ कमी आ रही है। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आती है। अगर टीचर के पास और कोई टूल नहीं है यूज करने के लिए, कोई टेक्निक नहीं है यूज करने के लिए, तो भी टीचर ऑब्जर्वेशन के जरिए बच्चों को चेक कर सकती है कि बच्चा किस लेवल पर है और उसे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, कहाँ वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है और कहाँ पे वो एक्सीलेंट कर रहा है। ये सारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जा सकता है। और इसके बाद के जो टूल्स हम डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स, इन सब में भी ऑब्जर्वेशन यूज होता है। सबसे पहले टीचर ऑब्जर्वेशन ही यूज करती है, फिर उसके बेसिस पे आगे का टास्क करती है। तो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हम सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहे, चाहे वो लैंग्वेज हो, ईवीएस हो या कोई भी चीज हो। बच्चा अगर प्ले ग्राउंड में भी खेल रहा है तो वहां पे भी ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल टूल है, जिसे टीचर बहुत केयरफुली यूज करे तो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब ऑब्जर्वेशन में अभी मैंने आपको बताया कि अगर टीचर उसे केयरफुली वॉच करेगी, देखेगी, सुनेगी, उन्हें स्टडी करेगी, तो उनको पता चलेगा कि बच्चा कैसा सीख रहा है, कहाँ पर उसकी कमी है और कहाँ वो अच्छा कर रहा है। इसमें टीचर जनरली क्या ऑब्जर्व करती है, बच्चों की वो स्किल्स, नॉलेज, उनका बिहेवियर, किस तरीके से वो कर रहा है,
वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर उसके बिहेवियर में कोई कमी है तो कहाँ पे कमी है, कैसी कमी है, उसकी नॉलेज डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, स्किल्स डेवलप हो रही है नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए टीचर ऑब्जर्व करती है, क्लास में ऑब्जर्वेशन का यूज़ करती है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है जिसको यूज करके टीचर बच्चों के बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल्स में चेंजेस लाने के लिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर सकती है। और ऑब्जर्वेशन एक बेसिकली इनफॉर्मल टूल है क्योंकि ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है बाकी सारे टूल्स में। बाकी सारे टूल्स के बेसिस पे टीचर बच्चों को इवेल्युएट करती है। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो ये देखती है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, और फिर उसके बेसिस पे बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करना है उसको इंश्योर करती है। इसके बाद है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो इज ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर that exhibits students' efforts, progress, achievement in mathematics. पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है बच्चों के उन सभी काम का जो उन्होंने सेशन स्टार्ट होने से लेकर सेशन एंड होने तक किया। अब उसमें बच्चों ने जो काम किया, कोई प्रोजेक्ट किया, कोई टेस्ट दिया, कोई असाइनमेंट बनाया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, जो भी चीज बच्चों ने किया, कोई गेम, क्विज, जो भी बच्चों ने किया वो सारा इसमें आता है। और ये क्रोनोलॉजिकल में होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसमें बच्चों की ये चीज चेक की जा सकती है कि पहले बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस था और आज बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। क्या उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है या बच्चा उसी लेवल पे है या फिर उसका परफॉर्मेंस कम हुआ है। इसलिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने के कारण ये चीजें बच्चों की चेक की जा सकती है। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है? सबसे पहले बच्चों का पार्टिसिपेशन, बच्चे ने किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया वो चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। किस तरीके से बच्चों ने वो पोर्टफोलियो बनाया, इसमें किस तरीके से बच्चों को चेक किया जाएगा, ये चीज इसमें इंक्लूड की जाती है। मतलब कि पोर्टफोलियो में वो चीजें इंक्लूड की जाती है जिसके बेसिस पे बच्चों को एक टाइम पर जज किया जाएगा। जब बच्चा पोर्टफोलियो बनाने के प्रोसेस में होता है उस टाइम पे टीचर जिस तरीके से उसको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, वो सारा इनफॉर्मल तरीका होता है। लेकिन जब टीचर पोर्टफोलियो के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स देने लगती है, मेरिट्स देने लगती है, तो वो फॉर्मल तरीका हो जाता है। तो जब बच्चा इस प्रोसेस में इंक्लूड होता है और टीचर उसे असेस कर रही होती है तो वो इनफॉर्मल है। लेकिन जब ये फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है बनके तो वो फॉर्मल हो जाता है। इसमें साथ साथ बच्चों का रिफ्लेक्शन भी आता है। रिफ्लेक्शन मतलब कि बच्चों ने उस एक्टिविटी के दौरान क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, उसे क्या चीज उसमें पसंद आई, कहाँ पे उसे कमी लगी, ये सारी चीजें बच्चों की रिफ्लेक्शन में आती है। बेसिकली बच्चे ने क्या उस चीज से सीखा वो यहाँ पर आता है। ये चार चीजें हैं जो पोर्टफोलियो में आती है। अब इसके अलावा और क्या आ सकता है पोर्टफोलियो में? जो चीजें मैथमेटिक्स की क्लास में होती हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। यानी कि जितनी टेक्निक्स टीचर यूज करती है बच्चों को सिखाने के लिए वो सारी यहाँ पर आ सकती है। जैसे कि क्लास टेस्ट, वर्क, अगर टीचर उस टेस्ट को यूज करना चाहती है एक फॉर्मल वे में तो वो पोर्टफोलियो में से लगवा सकती है। क्विजीज हैं, होमवर्क है। अब क्लास वर्क, होमवर्क ये तो है नहीं कि जो रोज होता है वो साइज में लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो स्पेसिफिक काम होगा, जो इम्पोर्टेंट काम होगा, सिर्फ वही चीज पोर्टफोलियो में लगेगी। इसी तरीके से वर्कशीट है। हफ्ते में 2-3 वर्कशीट तो टीचर देती ही होगी बच्चों को, सारी वर्कशीट्स उसमें नहीं लगती है। जो वर्कशीट सिर्फ फॉर्मल यूज के लिए होती है वो इस पोर्टफोलियो में इंक्लूड की जाती है। इसी तरीके से असाइनमेंट्स है, ग्रुप एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट्स है, प्रोजेक्ट है, एग्जीबिशन है एंड ओलंपियाड है। इन सभी चीजों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में लगता है। अब जो चीजें जैसे ओलंपियाड, एग्जीबिशन है, इनका एविडेंस अगर पेन पेपर फॉर्म में नहीं लगाया जा सकता तो इसका फोटो, पिक्चर या वीडियो बना के पोर्टफोलियो में लगाया जा सकता है। और साथ साथ बच्चों का रिफ्लेक्शन तो लगता ही है हर चीज के लिए। तो इन सभी चीज का जो बच्चों ने यहाँ पे सीखा होता है, इन सभी चीज का रिफ्लेक्शन भी पोर्टफोलियो में बच्चा लगाता है। और जब पोर्टफोलियो बनकर तैयार होता है तो उस फॉर्मल वे में टीचर जज करती है। वो होता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगने का पर्पस ही यही होता है कि बच्चों ने किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाया अपने परफॉर्मेंस में, ये चेक करना। अब है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं लग सकता जिस तरीके से पोर्टफोलियो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और ऑब्जर्वेशन में भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए टीचर ऑब्जर्व करती है बच्चों को, उस तरीके से एनेक्डोटल में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज हो सकता। लेकिन इसे एक पर्टिकुलर टीचर किस तरीके से बच्चों के बिहेवियर में या उनके एटीट्यूड में चेंज लाना है, या स्पेसिफिक एक इवेंट जो बच्चों की लाइफ में हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था या अनडिजायरेबल था, उसको उसमें चेंज लाने के लिए टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाती है और उसको यूज करती है बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट के लाइफ का एक ऐसा एपिसोड मेंशन किया जाता है जो अनएक्सपेक्टेड था, अनडिजायरेबल था, या जो ऑल ऑफ सडन हुआ। अ वर्ड पिक्चर ऑफ स्टूडेंट इन एक्शन, स्टूडेंट का जो एक्शन रहा। मान लीजिए बच्चा किसी से लड़ाई नहीं करता था लेकिन एकदम से उसने लड़ाई करनी शुरू कर दी, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था। तो इसका एक वर्ड पिक्चर फॉर्म में टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखती है। और वो सारे इवेंट्स जो बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो रिकॉर्ड्स भी इसमें मेंशन किए जाते हैं। इसका मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो पाता। इसमें टीचर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ध्यान में ना रखते हुए वो बच्चे का पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाती है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसमें सिर्फ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, मतलब जो हकीकत हुई सिर्फ वही चीजें आनी चाहिए। इसमें टीचर का अपना इंटरप्रिटेशन या ऐसा हुआ होगा नहीं आना चाहिए। और साथ साथ स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब जो इवेंट या जो बिहेवियर हुआ एक्चुअली में हुआ वो यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि स्पीच पैटर्न बच्चों का, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, या बच्चों का बाकी लोगों के साथ क्या इंटरेक्शन है, या उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसा है, ये चीजें इसमें आती हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होके एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका एम होता है बच्चों की पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है या जो उसके बिहेवियर में चेंज आता है उसको ध्यान में रखना। अगर बच्चे का एकदम से बिहेवियर अलग हो जाता है, या उसकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, या फिर उसका बोलने का तरीका अलग हो जाता है, वो चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सैंपल आपके लिए रखा हुआ है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का। इसको यूज कर सकती है टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने के लिए। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बनाया जाता है। यहाँ पे जैसे नेम आ गया, यहाँ पे डेट आ गई, ऑब्जर्वर कौन था और क्या सेटिंग थी, मतलब कि प्लेग्राउंड में हुआ या फिर क्लासरूम में हुआ क्या, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया जाता है। सारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो एक्चुअली में हुआ, कि बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा था लेकिन उसको चोट लग गई, वो गुस्सा हो गया और दूसरों से लड़ने लगा, इस तरीके से वो सारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यहाँ होता है। और सिग्नेचर यहाँ टीचर करती है। इसको टीचर बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए बनाती है, कि बच्चों का बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जाता है एक फॉर्मल रूप में उसे यहाँ पे मेंशन करती है, ताकि वो पेरेंट्स से उसके बिहेवियर के बारे में बात कर सके, और अगर उसके बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है या फिर उसे स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत है उसको उसके लिए उसे यूज़ कर सके। इस तरीके से एनेक्डोटल रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स और मार्कशीट की बात करेंगे कि इनको किस तरीके से टीचर क्लासरूम में यूज़ कर सकती है, स्पेसिफिकली मैथ्स की क्लास में, क्योंकि ये जो 4 चीज़ें हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा।